प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र राजनीतिक सिद्धांत के बारे में बातचीत करेंगे। हम आज का हमारा जो टॉपिक है वो संप्रभुता के प्रकार के बारे में बात करेंगे। हालांकि संप्रभुता के ऊपर मैंने इससे पहले भी 2 वीडियो अपलोड किए हैं और उसमें डिटेल से संप्रभुता के बारे में समझाने का प्रयास किया है। संप्रभुता क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, इसका विकास किस प्रकार से हुआ था, इसके क्या क्या रूप हैं, इस टाइप में बताने का प्रयास किया था। आज हम संप्रभुता के विभिन्न प्रकार के बारे में बातचीत करेंगे कि संप्रभुता के कौन कौन से प्रकार हैं। तो मोटे रूप में यहाँ पर हम संप्रभुता के 5 प्रकारों के बारे में बातचीत करेंगे। पहला जो हमारा जो प्रकार होगा संप्रभुता का, वो होगा एक नाम मात्र की संप्रभुता के बारे में बात करेंगे। दूसरा जो हमारा प्रकार होगा वो कानूनी संप्रभुता होगा कि कानूनी संप्रभुता क्या है। उसके बाद में राजनीतिक संप्रभुता, लौकिक संप्रभुता, उसके बाद में वैधानिक संप्रभुता के बारे में हम बारी बारी से बातचीत करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि नाम मात्र की संप्रभुता। नाम मात्र की संप्रभुता का तात्पर्य यह है कि ऐसी संप्रभुता जो केवल नाम मात्र की सत्ता का प्रतीक माना जाता है, यानी कि किसी राज्य में किसी समय में वहां पर जो राजा के पास में एक वास्तविक शक्ति हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में उस स्थान पर वास्तविक शक्ति नहीं है। जैसे हम ब्रिटेन का एक ताजा उदाहरण लेते हैं। इंग्लैंड की जो एक गौरवशाली क्रांति हुई थी, आप लोगों को मालूम हो तो 1688 में इंग्लैंड में 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी और उस गौरवपूर्ण क्रांति में जनता और राजा के बीच में शक्ति को लेकर के संघर्ष हुआ था और उस संघर्ष में जनता की विजय हुई थी और विजय के फलस्वरूप वहां पर जो सम्राट हुआ करता था, सम्राट के पास में एक सीमित या लिमिट में उसे पावर दिया गया। समस्त प्रकार की जो सत्ता थी, शासन था, पावर था, वो पार्लियामेंट में चला गया और वहां पर आज जो वहां का इंग्लैंड का जो सम्राट है वो केवल एक नाम मात्र का सम्राट है। तो इस प्रकार की जो संप्रभुता होती है उसी नाम मात्र की संप्रभुता के नाम से जाना जाता है। दूसरी हम बात करते हैं कि वैधानिक संप्रभुता या कानूनी संप्रभुता के बारे में बात करें। लीगल रूप से जो किस प्रकार से जो संप्रभुता होती है, लीगल सॉवरेनिटी के नाम से इसको जाना जाता है। वैधानिक या कानूनी संप्रभुता राज्य में कानून बनाने वाली सर्वोच्च शक्ति है। ये संप्रभुता वकीलों की संप्रभुता है। थॉमस हॉब्स का नाम लेते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। हॉब्स है, बोंदा है, ऑस्टिन है, बेंथम है तथा हॉलैंड की सत्ता इसका समर्थन करती है। ब्रिटेन की जहां हम बात करते हैं, ब्रिटेन की जहां पार्लियामेंट की बात करते हैं, ब्रिटेन की संसद की बात करते हैं, तो ब्रिटेन की संसद को कानूनी संप्रभुता का एक घर कहा जा सकता है। इसका एक ताजा उदाहरण भी किया जा सकता है, क्योंकि कानून उस देश में जो संप्रभुता, जो कानून बनाने की जो संप्रभुता होती है, कानून बनाने की जो संस्था होती है, उसके पास में सर्वोच्च अधिकार होता है कि उसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई संप्रभुता नहीं होती। जैसे ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है वो कानून बनाने के मामले में सर्वोच्च है। तो ऐसी स्थिति में वहां की जो न्यायपालिका, वो न्यायपालिका भी उसके कानूनों को मान्यता देती है, उसके कानूनों को खारिज नहीं करती है, क्योंकि उनकी संवैधानिकता की व्याख्या करने का राइट जो है वो न्यायपालिका के पास में भी नहीं होता है। इसलिए हम कहते हैं, जैसे जो हम डायसी की जब बात करते हैं, डायसी महोदय ने कहा कि ब्रिटेन की जो संसद है, ब्रिटेन की संसद के पास में इतना पावर है कि वो एक बालक को भी वैश्य घोषित कर सकती है। यहाँ तक कि वो कहे कि अगर एक उसके पास में इतना अधिकार है कि एक मृत व्यक्ति को भी उसके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा बना सकती है। यहाँ डाइसी ने एक जगह पर यहाँ पर कहा कि ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट संसद है वो केवल एक पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष नहीं बना सकता है, बाकी सब काम कर सकता है। तो अर्थात ये कह सकते हैं कि उसके पास में अनलिमिटेड पावर होता है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई संप्रभुता नहीं होती है। उसकी कुछ विशेषताओं के बारे में हम बात करते हैं कि जो वैधानिक संप्रभुता होती है उसमें क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। तो जैसे ये एक निश्चित होती है, यानी कि इसका जो स्थान होता है वो निश्चित होता है। उसके बाद में सर्वोच्च है, निरपेक्ष है, असीमित एवं अमर्यादित है। इसके ऊपर किसी प्रकार की कोई मर्यादा या कोई भी लिमिटेशन नहीं होती है। न्यायालय इसी को मान्यता प्रदान करता है। उसके बाद में यह एक वकीलों की संप्रभुता है। वैधानिक संप्रभु के आदेश सर्वमान्य है तथा दंडनीय होते हैं।
यानी कि वैधानिक संप्रभुता के द्वारा जो आदेश जारी किए जाते हैं, अगर कोई व्यक्ति राज्य में उनके आदेशों का पालन नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में संबंधित व्यक्ति को दंड देने का आदेश भी दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से दंडनीय भी है। इस संप्रभुता के विरुद्ध कोई भी अधिकार नहीं है, यानी कि लीगल रूप से हम कह सकते हैं कि जो कानूनी संप्रभुता होती है, कानूनी संप्रभुता या संसद के द्वारा जो कानून बने जाते हैं उसके विरुद्ध कोई भी व्यक्ति को जाने का अधिकार नहीं होता है। वैधानिक संप्रभु ही कानूनों का स्रोत होता है। वैधानिक संप्रभुता ही राज्य की इच्छा का घोतक माना जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वैधानिक संप्रभुता होती है ये राज्य में सर्वोच्च स्थान रखते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं राजनीतिक संप्रभुता के बारे में बात करते हैं। पॉलिटिकल सॉवरेनिटी क्या है? तो राजनीतिक संप्रभुता किसी समाज में जो कानूनी संप्रभुता होती है, कानूनी संप्रभुता के पीछे एक आदर्श रूप में एक शक्ति निहित होती है और ये जो शक्ति होती है वो जनमत प्रदर्शन या निर्वाचन मंडलों के माध्यम से व्यक्त की जा सकती है। यानी कि जो सत्ता बनती है, जो सत्ता की स्थापना होती है, तो सत्ता निर्वाचन के दौरान जो आम चुनाव के दौरान जिस दल को सत्ता दी जाती है वो जनता के द्वारा दी जाती है। तो जनता का एक अदृश्य रूप से उसके पीछे एक सपोर्ट होता है और इस प्रकार से जहां प्रजा प्रत्यक्ष लोकतंत्र की जहां बात करें तो वहां पर तो लोक राजनीतिक एवं वैधानिक जो संप्रभु एक अंतर नहीं होता उसमें। लेकिन अगर हम अप्रत्यक्ष या हम प्रतिनिधि लोकतंत्र की बात करें तो वहां पर इसका रूप देखने को मिलता है। इसकी भी कुछ विशेषताएं, जैसे ये वैधानिक संप्रभुता की आधारशिला होती है, ये न्यायालय द्वारा इसे मान्यता नहीं प्रदान की जाती है। इसका रूप अनिश्चित है, यानी कि निश्चित रूप नहीं है। राजनीतिक संप्रभुता पर दलीय स्थिति, जनमत संग्रह, जनप्रिय संप्रभुता का नियंत्रण होता है। अभिव्यक्ति वेद संप्रभु द्वारा होती है। ये असंगठित, अनिश्चित तथा अस्पष्ट होती हैं। डायसी ने इसके बारे में कहा कि जिस संप्रभुता को वकील स्वीकार करते हैं, यानी कि जिस संप्रभुता को वकील स्वीकार करते हैं उसके पीछे एक अदृश्य दूसरा जो संप्रभु रहता है जिसके समक्ष वैधानिक संप्रभुता भी शीश झुकाता है। बहुत ही डायसी का बहुत ही इंपोर्टेंट कोटेशन है और ये कोटेशन स्कूल लेक्चर की भर्ती में भी एक बार प्रश्न पूछा गया था, 2009 में पूछा गया था और उसमें कहा था कि ये कोटेशन किसने लिखा था, तो उसमें कहा था जिस संप्रभुता के पीछे जिस संप्रभुता को वकील स्वीकार करते हैं उसके पीछे एक दूसरा संप्रभु रहता है जिसके समक्ष वैधानिक संप्रभु भी शीश झुकाना पड़ता है, उसको शीश झुकाना पड़ता है। तो डायसी ने कहा कि जो राजनीतिक संप्रभु होता है उस राजनीतिक संप्रभु के द्वारा जो कानूनी संप्रभुता होती है उसको मान्यता देने के लिए पीछे अदृश्य रूप से जनता का पावर होता है और अदृश्य जनता की पावर के सामने जो सत्ताधारी लोग होता है उनको भी शीश झुकाना पड़ता है। इस प्रकार के बारे में बात करें। उसके बाद हम बात करते हैं कि लौकिक या लोकप्रिय संप्रभुता, पॉपुलर सॉवरेनिटी के बारे में बात करते हैं कि लौकिक संप्रभुता से अर्थ ये है कि ये राज्य की अंतिम शक्ति जनता का स्रोत होता है या अंतिम रूप से राजनीतिक सत्ता जनता के हाथों में निहित होती है। और रूसो इसका एक प्रबल समर्थक है। टीएस ग्रीन ने इसे सामान्य हित की सामान्य इच्छा के रूप में भी कहा गया है। यानी कि हम बात करते हैं कि जो लौकिक संप्रभुता है या लोकप्रिय संप्रभु इसे कहा जा सकता है, इसे लोकप्रिय संप्रभुता के नाम से भी जाना जाता है। लोकप्रिय, जिसका जो निवास होता है वो जनता में होता है, यानी कि लौकिक संप्रभुता में जनता की इच्छा ही महत्वपूर्ण होती है और उनके द्वारा जो भी कार्य किया जाता है जनता के कल्याण या जनता के हितों को मद्देनजर रखते हुए कार्य किया जा सकता है। और विशेष रूप से जो रूसो है इसका बहुत ही समर्थक माना जाता है। लौकिक संप्रभुता लोकतंत्र का आधार है या इसका प्रहरी है। इस बार इस टाइप का जो कोटेशन है वो लॉर्ड ब्राइस ने कहा था। गार्डनर ने कहा कि लौकिक संप्रभुता को लोकतंत्र का सार बताया जाता है, यानी कि लौकिक यानी कि जनता की संप्रभुता, लौकिक संप्रभुता जनता है तो जनता की संप्रभुता है, यानी कि जनता जिसे चाहती है उस दल को सत्ता में स्थान प्रदान किया जाता है, यानी कि जनता के द्वारा जो मान्यता प्रदान की जाती है। जनता लोकतंत्र में आज लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जनता जिस दल को या जिस संगठन को
विजय बनाना चाहता है उस दल को सत्ता में स्थान या सत्ता में बैठा सकता है, और जिसे चाहता है उस दल की सरकार को जनता से बाहर भी कर सकता है। इसके कुछ जो विशेषताएं, जैसे इसकी अंतिम शक्ति जनता में होती है, यानी कि जन संप्रभुता होती है, लौकिक संप्रभुता होती है। इसका जो अंतिम पावर होता है वो जनता के पास होता है। सरकार का जन्म जनता द्वारा है, अतः ये सरकार की अंतिम इच्छा होती है, जन कल्याण के रूप में होता है। सरकार पर नियंत्रणकारी शक्ति मनमाने कार्य को करने से जनता रोकती है। लौकिक या लोकप्रिय संप्रभु जनमत की ताकत होती है। तो इस प्रकार से ये है। उसके बाद में पांचवा और अंतिम रूप से वैधानिक, संवैधानिक एवं वास्तविक संप्रभुता के बारे में बात करेंगे। डी जूरे एंड जे फैक्टो, डी फैक्टो सॉवरेनिटी है। तो इसके बारे में बात करें कि विधि के अनुसार या तथ्य के अनुसार, यानी कि विधि के अनुसार शासन कौन करेगा, और तथ्य या वास्तविक जो सत्ता है वो किसके द्वारा संचालित की जाएगी, इस प्रकार की संप्रभुता है। तो वेद संप्रभुता ही संप्रभुता है जिसके आधार कानून है, जबकि वास्तविक संप्रभुता का आधार शक्ति है। यानी कि कानूनी रूप से जिसे मान्यता प्रदान की जाती है, कानूनी रूप से जिस संस्था या सम्राट को कार्य करने का अधिकार होता है वो वैधानिक रहता है, लेकिन उसके पीछे जो एक शक्ति होती है, जो शक्ति होती है जिसके बल पर वो कार्य करता है, जिसके सपोर्ट से, जिसके समर्थन से जो कार्य किया जाता है, तो ये एक ताकत के रूप में इसको अलग इंगित किया जा सकता है। इसमें हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर किसी संगठन की बात करें, तो जैसे अगर कोई संगठन कमजोर है और अगर उसका संगठन का प्रतिनिधि करने वाला या सरकार चलाने वाला व्यक्ति महत्वपूर्ण है, तो व्यक्ति के नाम से वैधानिक सत्ता रहेगी। और अगर वो कमजोर नहीं होकर के संगठन मजबूत है, तो वास्तविक सत्ता संगठन के पास में रहते हैं। इस टाइप का इसमें कुछ उदाहरण दिया जा सकता है। तो जैसे इसमें हम कह सकते हैं कि ये अपनी शक्ति के बल पर या जनता से अपनी आज्ञा पालन करवाती हैं। विभिन्न देशों की जो क्रांतियां होती हैं वो वैधानिक संप्रभुता को हटा करके वास्तविक संप्रभुता प्राप्त कर सकती है। जैसे रूस की जो क्रांति के बारे में बात कर सकते हैं, चीन, बर्मा या पाक में जो क्रांति होती है, कई बार वहां पर जो राजनीतिक सत्ता होती है वो उलट पुलट हो जाती है, या जिसे हम कई बार आर्मी शासन के नाम से भी जाना जाता है। मार्शल लॉ अगर लागू हो जाता है। संवैधानिक संप्रभु विधि के अनुसार संप्रभु वो है जिसे राज्य के कानून के तहत सर्वशक्ति प्राप्त होती है, जिसके पास आदेश देने तथा आज्ञा का पालन करवाने का वेद अधिकार होता है। जबकि वास्तविक संप्रभु वो है जो शक्ति के बल पर राज्य के सर्वोच्च पद पर अवैधानिक तरीके से आसीन हो सकता है। यानी कि इसमें वास्तविक शक्ति जिस व्यक्ति के पास में होती है, लेकिन दूसरी कोई सत्ता उसको अमर्यादित या असंवैधानिक तरीके से हटा करके सत्ता पर शासन हो सकते हैं। ऐसा कई बार पाकिस्तान में भी कई बार देखने को मिला था, जो वहां की जो सरकार को हटा करके, राष्ट्रपति को हटा करके या बंदी बनाकर वहां पर सेना का जो जनरल है, जो मार्शल है, वो पदस्थापित हो सकता है। तो संप्रभुता का ये भेद राज्य में क्रांति या विद्रोह के समय में देखने को मिलता है। उदाहरण के रूप में रूस में 3 शताब्दियों तक तथ्य के अनुसार संप्रभुता स्टालिन के हाथ में थी, जबकि विधि के अनुसार वहां संप्रभुता या सर्वोच्च सोवियत संघ के हाथ में निहित थी। तो इस प्रकार से हम ये जो संप्रभुता के विभिन्न जो प्रकार है, इसके बारे में आपके एग्जाम में एक निबंधात्मक प्रश्न कई बार आ सकता है, और 7 अंक का छोटे वाला प्रश्न भी आ सकता है, या 2 नंबर के प्रश्न पूछे जिसमें कई बार आ सकता है कि कोई 4 संप्रभुता के प्रकारों के बारे में बताइए, या संप्रभुता के प्रकारों का वर्णन कीजिए। इस टाइप का जो बड़ा प्रश्न भी आता है, तो विद्यार्थी इसके बारे में जानकारी रखे। तो इस प्रकार से आपकी ये संप्रभुता वाला जो टॉपिक है लगभग पूरा हो गया है। ये तीसरी यूनिट का आपके टॉपिक है। और एक इसमें जो ऑस्टिन, एक छोटा सा कई बार प्रश्न आता है कि ऑस्टिन के ऊपर संप्रभुता के बारे में क्या विचार है, तो विद्यार्थी इसको भी थोड़ा सा पढ़ लेना। ठीक है ना, धन्यवाद।